तो बच्चों चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी स्टैंडर्ड 8 की यानी वर्ग 8वां मराठी सब्जेक्ट की हमारा 5वां धड़ा विश्व विख्यात शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग। आप अपनी 8वीं क्लास की मराठी सब्जेक्ट की बुक्स निकाल लीजिए और इसमें ये 5वां धड़ा हमारा जो है विश्व विख्यात शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग निकाल लीजिए। आज हम इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। विश्व विख्यात शास्त्रज्ञ यानी बहुत ही फेमस ऐसे मतलब पूरी दुनिया में जिनके बारे में सबको मालूम है, जो सब तरफ फेमस है, ऐसे विश्व विख्यात यानी पूरी दुनिया में जिनके चर्चे हैं, ऐसे शास्त्रज्ञ यानी साइंटिस्ट जिनका नाम है स्टीफन हॉकिंग। उनका नाम क्या है? स्टीफन हॉकिंग। शब्दों के जब उच्चार होते हैं तब आप उन उच्चारों को अच्छे से सुनिए और वैसे ही उच्चार करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए फिर आज हम स्टीफन हॉकिंग जो एक विश्व विख्यात शास्त्रज्ञ यानी पूरी दुनिया में मशहूर ऐसे एक साइंटिस्ट है स्टीफन हॉकिंग, उनके ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। और बेशक इनकी ज़िंदगी के बारे में जानने के बाद हम सबको एक अलग ही जोश मिलेगा, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए एक अलग ही हमको तजुर्बा यहाँ पर हासिल होगा। इस पाठ के लेखक और लेखिका है डॉक्टर किशोर पवार, नलिनी पवार। ये इन दोनों ने मिलकर इस पाठ को लिखा है। डॉक्टर किशोर पवार 1951 में इनकी पैदाइश हुई है और नलिनी पवार इनकी 1956 में इनकी पैदाइश हुई है। ये दोनों एक दूसरे के सह लेखक है यानी कि एक दूसरे के साथ में मिलकर अलग अलग तरह की बुक्स किताबें लिखा करते हैं। इनके ज़िंदगी के बारे में हम थोड़ी सी मालूमात हासिल कर लेंगे। सबसे पहले प्रसिद्ध लेखिका यानी बहुत ही फेमस ऐसे लेखक और लेखिका है, राइटर है डॉक्टर किशोर पवार यांची बिल गेट्स, वॉल्ट डिस्ने, डॉक्टर होमी भाभा, CV रमण, डॉक्टर अब्दुल कलाम, राईट बंधू, लुई पाश्चर अशा अनेक शास्त्रज्ञांविषयी पुस्तके प्रसिद्ध आहे। यानी कि डॉक्टर किशोर पवार इनके बिल गेट्स, वॉल्ट डिस्ने, डॉक्टर होमी भाभा, CV रमन, डॉक्टर अब्दुल कलाम, राईट बंधु, लुई पाश्चर ऐसे कई शास्त्रज्ञ यानी कि साइंटिस्टों के ऊपर इन्होंने किताबें लिखी हुई हैं। नलिनी पवार प्रस्तुत पाठाच्या सहलेखिका यानी नलिनी पवार जो है इस पाठ के सहलेखिका है, यानी उनके साथ लिखने में उनको मदद की है। किसने? किशोर पवार को नलिनी पवार इन्होंने। डॉक्टर किशोर पवार यांच्यासह अनेक पुस्तकांचे लेखन केले आहे, यानी इनके साथ मिलकर नलिनी पवार ने अनेक यानी बहुत सारे किताबों का लेखन किया है। तसेच त्यांचे स्वतंत्र लेखनही प्रसिद्ध आहे। वैसे ही उनके खुद के भी कुछ किताबें लिखी हुई बहुत फेमस है। परिस्थितीचा गुलाम न बनता, परिस्थिती यानी हालातों का गुलाम न बनते हुए परिस्थितीला आपला गुलाम बनवण्याची विलक्षण जिद्द हा स्टीफन हॉकिंग यांच्या व्यक्तिमत्वाचा विशेष पैलू सर्वांना प्रेरणा देणारा आहे। परिस्थितीचा गुलाम न बनता यानी हालातों के सामने गुलाम ना बनते हुए, हालातों के सामने घुटने ना टेकते हुए परिस्थितीला आपला गुलाम बनवण्याची यानी परिस्थिति को ही हमारा गुलाम बनाने की, यानी कि उस परिस्थिति को, उन हालातों को ही हमारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर करने की विलक्षण जिद्द यानी बहुत ही अद्भुत ऐसी जिद हा स्टीफन हॉकिंग यानी स्टीफन हॉकिंग ये जो साइंटिस्ट है यांच्या व्यक्तिमत्वाचा, इनके व्यक्तिमत्व का यानी उनके पर्सनालिटी का विशेष पहलू यानी खास ऐसे पहलू सर्वांना प्रेरणा देना है। सबको क्या है? प्रेरणा देना, यानी कि सबको हमको प्रेरणा देने वाला ऐसा उनका ये विशेष पहलू है कि किसी भी परिस्थिति के सामने यानी किसी भी हालात में खुद उसका गुलाम ना बनते हुए, हालातों का गुलाम ना बनते हुए हालात को ही अपना गुलाम बनाना यानी उसको ही अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर करना, ये गुण किसका है? स्टीफन हॉकिंग इनका है। और हम सबको उससे प्रेरणा लेनी चाहिए यानी उससे कुछ सीख हासिल करनी चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति यानी कि हमारे खिलाफ जो माहौल है उसमें भी
आत्मविश्वास न गमावता यानी हमारा कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर का जज्बा न गमावता यानी उसको न गमाते हुए परिस्थितीवर मात करण्याचे यानी कि हालातों पर, परिस्थितीवर यानी हालातों पर मात करण्याचे जीवन कौशल्य यानी उनके ऊपर मात करने का जो जीवन कौशल्य है, जिंदगी जीने का जो एक तरीका है, या पाठातून आपणास शिकायला मिळतो। इस पाठ में से हमको सीखने के लिए मिलता है। प्रस्तुत पाठ हा विश्व निर्मितीचा शोध घेणारा मृत्युंजय शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग या पुस्तकातून घेतला आहे। यानी ये जो पाठ है जो किस किताब में से लिया गया है? विश्व निर्मितीचा शोध घेणारा यानी विश्व निर्मिती यानी दुनिया किस तरह से पैदा हुई, किस तरह से बनी, विश्व निर्मिती की शुरुआत कैसे हुई, शोध घेणारा यानी इसका शोध लगाने वाले, इस पे मतलब इसकी मालूमात हासिल करने वाले, मृत्युंजय शास्त्रज्ञ, मृत्युंजय शास्त्रज्ञ यानी मौत के मुंह से भी जीत कर आने वाले शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग, जिनका नाम क्या है? स्टीफन हॉकिंग, या पुस्तकातून घेतला आहे। इस किताब में से जो डॉक्टर किशोर पवार और नलिनी पवार इन्होंने लिखा है, इस पाठ में से इस किताब में से ये पाठ लिया गया है। तो चलिए फिर हमने देखा है कि इस कविता में किस तरह से स्टीफन हॉकिंग की ज़िंदगी के बारे में बताया गया है और हमें उससे क्या सीख हासिल करनी चाहिए। आज हम इस पाठ को अच्छे से पढ़ के देखेंगे। यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग इनकी एक फ़ोटो दी गई है, जिसको देखकर आपको समझ जाएगा कि वो किस हालत में थे और किस तरह से जीते थे। तो चलिए फिर इस पाठ को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं और कुछ सीख हासिल करते हैं इस पाठ से हम। ही गोष्ट आहे आपल्या शारीरिक अपंगत्वावर मात करून वैज्ञानिक क्षेत्रात स्वतःचा स्वतंत्र ठसा उमटवणाऱ्या दिव्यांग शास्त्रज्ञाची। हे दिव्यांग शास्त्रज्ञ म्हणजे स्टीफन हॉकिंग। ही गोष्ट आहे यानी गोष्ट यानी ये कहानी है किसकी है? शारीरिक अपंगत्वावर, आपल्या शारीरिक अपंगत्वावर यानी अपने खुद के जिस्मानी अपंगत्व यानी अपंगपने पर, मतलब उनके हाथ पैर कुछ काम नहीं करते थे, जिनको मतलब अपंग थे या माजूर थे, मात करून उस पर मात करके वैज्ञानिक क्षेत्रात यानी साइंस के दुनिया में स्वतःचा स्वतंत्र ठसा यानी खुद का एक अलग ही ठसा यानी निशान बनाकर उमटवणाऱ्या यानी खुद का अलग ही निशान बनाने वाले दिव्यांग शास्त्रज्ञ यानी जो माजूर थे, हाथ पैर नहीं चलते थे, ऐसे एकदम अपंग थे, दिव्यांग थे, ऐसे शास्त्रज्ञ यानी साइंटिस्ट हे दिव्यांग शास्त्रज्ञ म्हणजे। और ये दिव्यांग शास्त्रज्ञ कौन है? स्टीफन हॉकिंग। यानी कि ये बहुत ही माजूर थे, हाथ पैर नहीं चलते थे, ना उठ सकते थे, ना बैठ सकते थे, ना चल सकते थे, ना खा सकते थे, ना पी सकते थे, लेकिन फिर भी वो क्या थे? दुनिया के सबसे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये दुनिया किस तरह से पैदा हुई, किस तरह से बनी और इस दुनिया की शुरुआत किस तरह से हुई, इसके बारे में साइंस की दुनिया में बहुत सी मालूमात हमारी इस दुनिया को हासिल करके दी है। तो चलिए फिर इनके बारे में और जान लेते हैं। 8 जानेवारी 1942 रोजी स्टीफन विल्यम हॉकिंग यांचा जन्म इंग्लंडमधील ऑक्सफर्ड येथे झाला। यानी 8 जनवरी 1942 को स्टीफन विलियम हॉकिंग यांचा जन्म, यानी जिनका नाम क्या है? स्टीफन विलियम हॉकिंग यांचा जन्म, इनका जन्म इंग्लंडमधील ऑक्सफर्ड येथे झाला। इंग्लंड इस देश में ऑक्सफर्ड इस सिटी में हुआ। लहानपणापासूनच त्यांना विज्ञान विषयाची विलक्षण आवड, लहानपणापासून यानी छोटेपन से ही, बचपन से ही त्यांना उनको विज्ञान विषयाची यानी साइंस सब्जेक्ट की विलक्षण आवड यानी बहुत ज़्यादा पसंद था उनको। विज्ञान सब्जेक्ट या साइंस सब्जेक्ट उनको बहुत ज़्यादा पसंद था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा उनको रुचि थी। रेडियोतून आवाज़ कसा येतो यानी रेडियो में से आवाज़ कैसे आता है। घड़ियाळ टिक टिक आवाज़ का करते यानी घड़ी टिक टिक ऐसा आवाज़ कैसे करती है। त्याबद्दल त्यांना कुतूहल वाटत असे, त्याबद्दल यानी इस बारे में उनको हमेशा क्या रहता था? कुतूहल यानी एक उनके अंदर जानने की इच्छा रहती थी कि मैं ये कैसे होता है कि घड़ी में टिक टिक आवाज़ कैसे होती है, ये और ये जो अपने सामने जो हलचल है वो कैसे होती है, रेडियो में से आवाज़ कैसे आता है, ये जानने की उनको बहुत उत्सुकता होती थी।
असे आणि त्यामागील कारण शोधण्याचा ते प्रयत्न करत असत। और वो क्या करते थे कि रेडियो में से आवाज़ कैसे आ रहा है, घड़ी में से टिक टिक की आवाज़ कैसे आ रही है, पंखा कैसे गोल घूम रहा है, ये सब जानने की त्यामागील कारण यानी उसके पीछे की वजह शोधण्याचा यानी ढूंढने के वो हमेशा प्रयत्न करत असत, यानी हमेशा कोशिश प्रयत्न यानी कोशिश करते रहते थे। गणित आणि भौतिकशास्त्र हे विषय त्यांना मनापासून आवडत, यानी मैथ और भौतिकशास्त्र ये जो सब्जेक्ट है ये हमेशा उनको पसंद थे। गणित आणि भौतिकशास्त्र हे विषय त्यांना मनापासून आवडत, यानी कि मैथ और फिजिक्स ये दो सब्जेक्ट उनको क्या थे, फेवरेट थे उनके या मनापासून यानी उनको दिल से पसंद आते थे, उनको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते थे। अभ्यासाबरोबरच फुर्सतीच्या वेळी यानी पढ़ाई के साथ साथ फुर्सत के वक्त वो क्या करते थे, बोटी वल्लभण्याचा यानी नाव चलाने का त्यांना छंद होता, यानी उनको शौक था या हॉबी थी उनकी, यानी उनको पढ़ाई के बाद अगर कोई चीज़ पसंद थी तो वो क्या थी, नाव चलाने की, समंदर में नाव में बैठ के इधर उधर घूमने का उनको शौक था, त्यांना छंद होता यानी उनको शौक था या उनको हॉबी थी। शास्त्रज्ञ होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून त्यांनी ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील युनिव्हर्सिटी कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला। शास्त्रज्ञ होण्याचे स्वप्न, शास्त्रज्ञ यानी साइंटिस्ट, होण्याचे स्वप्न यानी होने का ख्वाब, उराशी बाळगून यानी दिल से लगाकर त्यांनी ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील यानी कि उन्होंने ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी कॉलेज मध्ये प्रवेश घेतला। ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील यूनिवर्सिटी कॉलेज मध्ये उन्होंने क्या किया, एडमिशन लिया। क्या करने के लिए, उनका एक ख्वाब था कि उनको क्या बनना था, शास्त्रज्ञ यानी साइंटिस्ट बनना था। ये ख्वाब पूरा करने के लिए उन्होंने ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लिया। पुढे PhD करण्यासाठी त्यांना केम्ब्रिज विद्यापीठाची शिष्यवृत्ती मिळाली, यानी कि आगे PhD करने के लिए उनको केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप शिष्यवृत्ती यानी स्कॉलरशिप मिळाली यानी मिली, व त्याच विद्यापीठात और उसी यूनिवर्सिटी में, विद्यापीठ यानी यूनिवर्सिटी, त्यांचे संशोधन शुरू झाले और उसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने क्या किया, अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी और संशोधन करना यानी अपनी साइंस के बारे में और ज़्यादा मालूमात हासिल करना, अपना संशोधन करना शुरू किया। आणि अचानक विलक्षण अशा, और अचानक ही क्या हो गया, विलक्षण अशा यानी बहुत ही अजीब सा ऐसा उनको क्या हो गया, दुखद अनुभव यानी एक दुखद अनुभव यानी कि एक बुरी घटना उनके साथ हो गई, त्यांना सामोरे जावे लागले, ऐसे बुरी घटना के सामने उनको जाना पड़ा, एक दुखद अनुभव उनको उनके जिंदगी में आया। आपल्या बुटाची लेस बांधताना, आपल्या बुटाची, बूट यानी जूते, शूज, अपने शूज की लेस बांधते वक्त आपल्या बोटांची हालचाल व्यवस्थित होत नाही हे त्यांच्या लक्षात आले, यानी कि अपने हाथों की उंगलियों की हलचल व्यवस्थित यानी ठीक से हो नहीं रही है हे त्यांच्या लक्षात आले, ये उनके ख्याल में आया। नाताळाच्या सुट्टीत घरी असताना यानी कि क्रिसमस के छुट्टी में जब वो घर आए थे, त्यांना होणारा हा त्रास त्यांच्या वडिलांच्या लक्षात आला, उनको होने वाला, होणारा यानी उनको होने वाली हा त्रास यानी ये तकलीफ त्यांच्या वडिलांच्या, उनके पिताजी के, वडिलांचे यानी उनके पिताजी के, उनके बाबा के लक्षात आला यानी ख्याल में आया, ध्यान में आया, उनको समझ में आया कि मेरे बेटे को ये कुछ अजीब तरह की ही तकलीफ हो रही है। अनेक शारीरिक तपासण्यानंतर यानी कि बहुत सारी जिस्मानी चेकअप के बाद त्यांच्या मोटार न्यूरॉन या रोगाचे निदान झाले। त्यांच्या मोटार न्यूरॉन, उनको क्या हो गया, मोटार न्यूरॉन नाम का एक बीमारी उनको हो गई, निदान झाले यानी ये बीमारी है ऐसा उनको मालूम पड़ गया। अशक्तपणा, अडखळत बोलणे, अन्न गिळताना होणारा त्रास ही या रोगाची प्रारंभिक लक्षणे, यानी ये बीमारी में सबसे पहले जो उसके फर्स्ट टर्म होते हैं वो क्या होते हैं, अशक्तपना यानी कमज़ोरी आ जाती है जिस्म में, अड़खड़त बोलने यानी बात करते वक्त अटकना, अन्न गिळताना होणारा त्रास यानी खाना खाते वक्त अनाज अंदर गले से उतारते वक्त जो तकलीफ होती है
ही या रोगाची प्रारंभिक लक्षणे, यानी ये इस रोग की क्या है, पहली ऐसी लक्षण यानी इसके सिम्टम्स है, यानी कि शुरुआत यहाँ से हो गई, ऐसा इस बीमारी की ये शुरुआत है, ये ऐसा यहाँ से समझ में आता है। हळूहळू स्नायूवरील नियंत्रण कमी होऊन या रोगात चालने बोलणे बंद होते। हळूहळू यानी आराम से, स्नायूवरील यानी हमारी जो नसें हैं, हमारे जो हाथ पैर की नसें हैं, हमारे जो जिस्म के स्नायु है, उसका नियंत्रण कमी होऊन, त्याचे नियंत्रण कमी होऊन यानी उसका कंट्रोल कम होकर या रोगात चालने बोलने बंद होते, यानी हमारी नसें क्या हो जाती है, यहाँ पर बंद हो जाती है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, इस बीमारी में चालने बोलने यानी चलना और बोलना बंद हो जाता है। आणि सर्वात वेदनादायक म्हणजे आपल्या श्वासोच्छवासासाठी उपयुक्त असलेले स्नायूही दुर्बल होतात। और सबसे वेदनादायक यानी सबसे तकलीफ देह क्या है, सबसे ज़्यादा तकलीफ किस चीज़ से हुई, आपल्या श्वासोच्छवासासाठी उपयुक्त असलेले स्नायूही दुर्बल होतात, यानी हमारे श्वासोच्छवास करते वक्त यानी सांस अंदर बाहर करते वक्त जो स्नायु, हमारे जो नसें हैं या गले की जो नसें हैं वो दुर्बल, या जो नाक की नसें हैं वो क्या हो गई, दुर्बल हो गई यानी कमज़ोर हो गई। आपुले मरण पाहिले म्या डोळा, आपुले मरण यानी मेरी मौत, पाहिले म्या डोळा यानी मैंने अपनी मौत को, पाहिले यानी देखा, किससे देखा, म्या डोळा यानी मेरे अपने आँखों से मैंने क्या देखा, अपनी मौत को देखा। अशा स्थितीत यानी ऐसे हालात में प्रारंभीच्या वेळी यानी शुरुआत के वक्त में, प्रारंभीच्या वेळी यानी शुरुआत के वक्त में विलक्षण निराशा, यानी कि इस वक्त में जब उनको ये बीमारी हुई और जब उनको ऐसा लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ या मैं ज़िंदा नहीं रह सकता, अशा स्थितीत प्रारंभीच्या काळात यानी ऐसे वक्त में, इस परिस्थिति में, शुरुआत के दौर में, काळात यानी दौर में, विलक्षण निराशा यानी बहुत ज़्यादा निराशा हो गई थी उनको, वो बहुत मायूस हो गए थे। बेचैनी अस्वस्थता, बेचैनी और अस्वस्थता यानी बेचैन, अस्वस्थ यानी एकदम से वो अपने आप को देखकर बहुत ही बेचैन हो जाते थे, तलमल हो जाते थे, उनके अंदर एक तलमल सी जाग जाती थी। हॉकिंग यानी अनुभवली, ऐसा अनुभव किसको आया, हॉकिंग, इन्होंने अपने आप को जब इतना बेबस पाया तो वो क्या हो गए, बहुत बेचैन हो गए, उनके अंदर एक तरह से निराशा आ गई। लेकिन उसके आगे क्या होता है हम देखेंगे। आपल्याच वाट्याला हे दुखने का, आपल्याच वाट्याला यानी अपने ही हिस्से को, वाट्याला यानी मेरे ही हिस्से को, हे दुखने का यानी ये दुख, ये बीमारी क्यों, मेरे ही हिस्से में ये बीमारी क्यों आ गई, हा विचार त्यांना अस्वस्थ करून गेला। हा विचार यानी ये ख्याल त्यांना यानी उनको अस्वस्थ करून गेला यानी बेचैन कर गया। पण मूळ स्वभावात असलेला समंजसपना, पर उनका जो नेचर था, मूल स्वभाव था उनका, उसमें क्या था, समंजसपना यानी समझदारी थी, उनके अंदर समझदारी कूट कर भरी हुई थी, वो बहुत समझदार थे। विचारीपना यानी कि सोचने की उनकी एक अलग ही ताकत थी उनके अंदर, वो बहुत ज़्यादा ताकत से सोचते थे। यामुळे या निराशाजनक मनस्थितीतून ते हळूहळू बाहर आले, यानी अपने बारे में सोचकर कुछ अलग ख्यालात लाकर उन्होंने इस परिस्थिति, निराशाजनक यानी इस मायूस भरी परिस्थितितून, मनस्थितितून, इस दिल की जो मायूसी थी उनकी, उसमें से वो हळूहळू यानी धीरे धीरे बाहर आले, यानी बाहर आ गए। जन्मानंतर आलेल्या या गंभीर अपंगत्वावर, जन्मानंतर यानी उनको पैदाइशी ये बीमारी नहीं थी, जब वो अच्छे बड़े हो गए, कॉलेज में पढ़ने लगे, तब उनको ये बीमारी हुई। तो जन्मानंतर यानी पैदा होने के बाद, आलेल्या यानी आए हुए, या गंभीर अपंगत्वावर, इस गंभीर यानी इस बहुत बड़ी बीमारी पर मात कर, या अपंगत्वावर यानी माजूर हो गए थे वो, उनके हाथ पर नहीं चल रहे थे, वो अपंग हो गए थे। मात करण्याची यानी कि उसको हराने की जिद्द त्यांच्यात निर्माण झाली, जिद्द उनके अंदर क्या हो गई, पैदा हो गई। या गंभीर परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचे अनेक मार्ग त्यांनी अवलंबिले। इस बड़ी बीमारी में से, इस गंभीर परिस्थिति में से, यानी कि इन हालातों में से बाहर पडण्याचे यानी बाहर निकलने के अनेक मार्ग यानी बहुत सारे रास्ते
त्यांनी अवलंबिले, उन्होंने अपनाए। मतलब कौन से रास्ते से मैं इस परिस्थिति में से बाहर निकलूंगा, इन हालातों से बाहर निकलूंगा, इसलिए उन्होंने बहुत से रास्ते अपनाए। असाध्य रोगामुळे चाकाची खुर्ची त्यांची साथीदार बनली। असाध्य यानी जिसका कोई इलाज नहीं है, ऐसी बीमारी, रोगामुळे यानी ऐसे बीमारी का जिसका कोई इलाज नहीं है, उस बीमारी के वक्त चाकाची खुर्ची यानी व्हील चेयर, हम देखते हैं कि जो लोगों के पैर नहीं चलते हैं ठीक से, जो चल नहीं पाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, व्हील चेयर पर बैठकर चलते हैं। तो इस जिसका कोई इलाज नहीं है ऐसे बीमारी के वक्त उन्होंने क्या किया, चाकाची खुर्ची यानी व्हील चेयर त्यांची साथीदार बनली। उनकी साथीदार कौन बन गई अब, व्हील चेयर। विद्यापीठाने त्यांना विविध सुविधा पुरवल्या, यानी उनकी जो यूनिवर्सिटी थी तो उसने क्या किया, उनको विविध यानी तरह तरह की सुविधाएं यानी फैसिलिटीज़ पुरवल्या यानी दी, उनको अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ दी। उनके इस अपंगपन पे या माजूर हालत में उनको बहुत ज़्यादा मदद की उनके विद्यापीठ ने। डॉक्टरेट पूर्ण झाल्यावर यानी उनकी डॉक्टर की डिग्री, उनकी डॉक्टरेट पूरी होने के बाद, उनकी PhD होने के बाद 1966 साली 1966 साल में त्यांच्या एका शोध निबंधाला एडम्स प्राइज मिळाले। उन्होंने जो एक शोध निबंध लिखा था, उन्होंने जो एक किताब लिखी थी, उनके उस किताब को एडम्स प्राइज मिला। केम्ब्रिज मधील इन्स्टिट्यूट ऑफ एस्ट्रॉनॉमी या संस्थेत काम करण्यासाठी त्यांना निमंत्रित केले गेले। उनके इस दिमाग को देखते हुए, मतलब उनकी किस तरह की उनके अंदर एक ताकत है, किस तरह से वो अच्छी अच्छी किताबें लिखते हैं, किस तरह का उनके पास नॉलेज है, ये देखकर क्या किया गया, केम्ब्रिज मधील यानी केम्ब्रिज इस यहाँ के इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी या संस्थेत इस जगह पर उनको काम करने के लिए निमंत्रित केले गेले यानी बुलाया गया। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम हे त्यांनी लिहिलेले प्रचंड लोकप्रिय पुस्तक। ये जो किताब उन्होंने लिखी थी वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय यानी फेमस हो गई थी, लोगों को पसंद आ रही थी। या पुस्तकाच्या 33 आवृत्त्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत। इस किताब के 33 आवृत्त्या यानी उसके मतलब हिस्से प्रसिद्ध झाले आहे यानी फेमस हुए। उसके जो 33 किताबें उनकी ऐसी प्रसिद्ध हुई है और लोगों को वो बहुत पसंद आई है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये या विक्रमाची नोंद केली गेली। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनके इस विक्रम की यानी उनके इस किताब के विक्रम की नोंद की गई। भौतिक शास्त्रातील उत्तम दर्जाच्या संशोधनासाठी यानी फिजिक्स इस सब्जेक्ट में उत्तम दर्जाचे यानी बहुत ज़्यादा आला दर्जे का संशोधनासाठी यानी उसमें रिसर्च करने के लिए दिया जाने वाला अल्बर्ट आइंस्टाइन पुरस्कार यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन ये जो इनाम है 1978 साली हॉकिंग यांना मिळाला। 1978 इस साल में स्टीफन हॉकिंग इनको मिला, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, फिजिक्स के इस सब्जेक्ट में आला दर्जे का रिसर्च किया था और उस रिसर्च के लिए उनको अल्बर्ट आइंस्टाइन ये पुरस्कार 1978 साल में दिया गया था। दूसरा आइंस्टाइन अशी त्यांची ओळख निर्माण झाली, यानी अब उनको क्या कहा जाने लगा, दूसरा आइंस्टाइन। जो एक हमारे जो महान शास्त्रज्ञ हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, इनके तरह ही स्टीफन हॉकिंग, इनको भी दूसरा आइंस्टाइन कहा जाने लगा कि उनकी तरह ही ये क्या है, बहुत होशियार है। 1985 साली निमोनियाच्या दुर्धर आजाराने त्यांच्या श्वासनलिकेवर शस्त्रक्रिया करावी लागली, यानी कि 1985 साल में निमोनिया के बीमारी की वजह से उनके श्वास नलिके पर यानी सांस लेने की जो हमारी नली होती है उसके ऊपर शस्त्रक्रिया यानी ऑपरेशन करावी लागली यानी करना पड़ा। त्यात त्यांची वाचा गेली। उस ऑपरेशन के वक्त क्या हुआ, त्यांची वाचा यानी बोलने की ताकत गेली यानी चली गई, यानी अब वो बोल भी नहीं पा रहे थे। बोलण्यात मर्यादा आल्या यानी बोलने के लिए अब उनके मर्यादा आ गई, मतलब अब वो बहुत कम बोल पा रहे थे या उनको बोलने ही नहीं आ रहा था। तरी अखंडपणे फिर भी
अखंडपणे वैज्ञानिक संशोधनात ते व्यस्त राहिले, यानी इस वजह से भी वो न रुकते हुए अखंडपणे यानी कि एक जैसा मतलब अपने वैज्ञानिक संशोधनात यानी अपने साइंस के रिसर्च के काम में वो क्या रहे, हमेशा व्यस्त राहिले यानी बिजी रहे, हमेशा उसके ही अंदर वो बिजी रहते थे। इन सारी चीज़ों को वो भूल जाते थे कि मेरे साथ, मेरे जिस्म के साथ कौन सी बीमारियां जुड़ी हुई है, ये सब भूलकर वो क्या करते थे, अपने साइंस के जो रिसर्च है उसके अंदर हमेशा व्यस्त रहते थे। त्यांचा 59वा वाढदिवस त्यांनी भारतातील टाटा मूलभूत संशोधन संस्थेत साजरा केला, यानी उन्होंने अपना 59वां जन्मदिन, वाढदिवस यानी जन्मदिन कहाँ पर सेलिब्रेट किया, भारतातील टाटा मूलभूत संशोधन संस्थेत साजरा केला, यानी वहाँ पर मनाया या सेलिब्रेट किया। विश्वाचा स्वामी यानी दुनिया का मालक या दुनिया का मालिक म्हणून प्रसार माध्यमांनी त्यांची विशेष दखल घेतली। प्रसार माध्यम यानी हमारे न्यूज़ चैनल्स, हमारे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं या और ऐसी जो चीज़ें हैं जो हम जिसकी वजह से हमें मालूमात हासिल होती है दुनिया की, रोज़मर्रा की हमारी दुनिया में क्या हो रहा है, तो उसमें उनको विश्वाचा स्वामी यानी दुनिया का मालिक इस तरह की उपाधि दी गई, इस तरह से उनकी विशेष दखल ली गई। प्रचंड आत्मविश्वास, विलक्षण जिद्द, अनोखी दिनचर्या, यानी प्रचंड आत्मविश्वास यानी बहुत ज़्यादा उनके अंदर कॉन्फिडेंस था। विलक्षण जिद्द यानी एक अजीब तरह की जिद उनके अंदर थी। अनोखी दिनचर्या यानी उनकी जो रोज़मर्रा का ज़िंदगी थी वो अनोखी थी। विनोद बुद्धिचा असाधारण पहलू, यानी इतने बड़े बड़े रिसर्च करने के बाद भी उनके अंदर हंसी मजाक करने की एक अलग ही तरीका था उनके अंदर, वो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक भी किया करते थे। हे या शास्त्रज्ञाचे अनोखे गुण विशेष, ये इस साइंटिस्ट के क्या थे, अनोखे यानी बहुत अलग ही गुण थे उनके। प्रतिकूल परिस्थितीवर जिद्दीने मात करनारा, यानी कि मुश्किल हालातों पर जिद से मात करने वाला यानी उनको हराने वाला। विज्ञानाच्या क्षितिजावर, विज्ञानाच्या यानी साइंस के, क्षितिजावर यानी आसमान पर, साइंस के आसमान पर। तड़पनारा यानी चमकने वाला। दिव्यांग तारा यानी माजूर जो एक तारा था, म्हणजे स्टीफन हॉकिंग, दिव्यांग यानी कि माजूर थे लेकिन फिर भी क्या थे, वो बहुत ही होशियार थे, बहुत ही समझदार थे। उन्होंने बड़े बड़े रिसर्च किए हैं साइंस की दुनिया में, इसलिए उन्हें क्या कहा गया है कि विज्ञानाच्या क्षितिजावर यानी साइंस के आसमान पर चमकने वाला एक तारा, यानी कि कौन, स्टीफन हॉकिंग, जिनका नाम क्या है, स्टीफन हॉकिंग है। इस तरह से आज हमने इस पाठ में देखा कि किस तरह से एक माजूर साइंटिस्ट ने जो बुरी तरह से बीमारियों से लिपटे हुए थे, कितने उनके अंदर बीमारियां थी, फिर भी उन्होंने हालातों से ना हारते हुए अपने आप को इस काबिल बनाया और दुनिया में अपना नाम रोशन किया। तो हमें भी इनसे सीख लेनी चाहिए कि आने वाले मुश्किलों से हमें लड़ना चाहिए। हमारे ज़िंदगी में जो मुश्किलें आती हैं इनसे लड़कर हमें जीत हासिल करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से जीनी चाहिए। नीचे इसके कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, हम वो पढ़ लेंगे। मात करने यानी विजय मिळवणे, यानी कि उस पर जीत हासिल करना। ठसा उमटवणे यानी छाप पाड़ने, यानी वहाँ पर अपनी छाप गिराना। फुर्सत यानी वेळ, सवड़ यानी फुर्सत का वक्त। वाचा यानी वाणी, यानी हमारी ज़बान, हमारी बातचीत करने का तरीका। इस तरह से हमने आज स्टीफन हॉकिंग, इनके ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल कर ली है। बहुत ही फेमस ऐसे साइंटिस्ट है ये, विश्वविख्यात शास्त्रज्ञ हैं स्टीफन हॉकिंग। किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िद से अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाया। इतनी बीमारियां होने के बावजूद भी उन्होंने मुश्किल हालातों के सामने घुटने ना टेकते हुए, मुश्किल हालातों से लड़ते हुए अपनी ज़िंदगी को एक तरक्की की ओर ले गए और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया। अभी हमने जो पाठ पढ़ा वर्ग 8वें का मराठी सब्जेक्ट का, विश्वविख्यात शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग, इनकी ज़िंदगी के बारे में हमने अच्छे से मालूमात हासिल कर ली हैं और ये पाठ हमको अच्छे से समझ गया है। तो चलिए फिर अब इसका स्वाध्याय हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि इसके प्रश्न उत्तर छुड़ा लेते हैं। तो जिसमें है प्रश्न पहला क्या है, कारणे लिहा यानी वजह लिखिए। तो है इसके अंदर, स्टीफन हॉकिंग यांनी
ऑक्सफर्ड विद्यापीठात प्रवेश घेतला, यानी कि स्टीफन हॉकिंग इन्होंने ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में क्यों प्रवेश लिया या क्यों उसमें एडमिशन किया, उनका क्या मकसद था, यहाँ पर हमको लिखना है। उत्तर, शास्त्रज्ञ होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून त्यांनी ऑक्सफर्ड विद्यापीठात प्रवेश घेतला, यानी कि साइंटिस्ट बनने के ख्वाब देखकर उन्होंने ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन किया या उसमें एडमिशन लिया। इसके बाद है आ, चाकाची खुर्ची स्टीफन हॉकिंग यांची साथीदार बनली, यानी उनकी जो व्हील चेयर थी वो उनकी साथीदार कैसे बन गई, क्यों बन गई, यहाँ पर इसकी वजह हमें लिखनी है। असाध्य रोगामुळे चाकाची खुर्ची त्यांची साथीदार बनली, यानी उनको कुछ ऐसी बीमारियां हो गई कि जिसकी वजह से वो ना चल फिर सकते थे, ना बोल सकते थे, खा नहीं सकते थे, पी नहीं सकते थे। तो उस वजह से इस बीमारी के असाध्य रोग यानी जिसका कोई इलाज नहीं था, ऐसी बीमारी की वजह से व्हील चेयर, चाकाची खुर्ची यानी व्हील चेयर उनकी क्या बन गई, साथीदार बन गई। उसके बाद है ई, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये स्टीफन हॉकिंग यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाच्या विक्रमाची नोंद झाली, यानी उन्होंने जो गिनीज किताब लिखी थी तो उस कौन सी किताब थी जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया है या उसकी नोंद की गई है, उसको नोट किया गया है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, हे त्यांनी लिहिलेले प्रचंड लोकप्रिय पुस्तक, या पुस्तकाच्या 33 आवृत्त्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये किताब उन्होंने लिखी हुई है और ये किताब क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है और इस किताब की 33 एडिशन, 33 आवृत्तियाँ प्रसिद्ध है। उसके बाद है ई, 1985 साली स्टीफन हॉकिंग यांची वाचा गेली, यानी 1985 साल में स्टीफन हॉकिंग इनकी ज़बान चली गई या मतलब इनकी आवाज़ चली गई। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, तो लिखिए फिर 1985 साली निमोनियाच्या दुर्धर आजाराने त्यांच्या श्वसनलिकेवर शस्त्रक्रिया करावी लागल्यामुळे त्यांची वाचा गेली, यानी कि 1985 साल में उनको निमोनिया जैसा एक दुर्धर यानी बहुत ही अजीब सी बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उनके श्वसन नलिका पर यानी सांस लेने की जो हमारी नली होती है उसके ऊपर शस्त्रक्रिया यानी ऑपरेशन किया गया, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ चली गई। अब है प्रश्न दूसरा, आकृति पूर्ण करा, यानी हमें जो नीचे एक आकृति दी गई है उसको हमें पूरा करना है। तो देखिए उसके बीच के बॉक्स में लिखा गया है स्टीफन हॉकिंग यांचे गुण विशेष, यानी स्टीफन हॉकिंग इनके अंदर क्या क्या गुण थे, क्या क्या खासियत थी उनके अंदर, हमको यहाँ पर ये 4 बॉक्स में लिखना है। तो सबसे पहले बॉक्स में हम लिखेंगे प्रचंड आत्मविश्वास, यानी बहुत ज़्यादा उनके अंदर क्या था, कॉन्फिडेंस था। पहले बॉक्स में आप लिखिए ऊपर के प्रचंड आत्मविश्वास। उसके बाद लेफ्ट साइड के बॉक्स में लिखिए विनोद बुद्धीचा असाधारण पहलू, यानी कि वो बहुत हंसी मजाक करते थे या बहुत ही उनके चालाकी उनके अंदर थी, विनोद बुद्धीचा असाधारण पहलू। उसके बाद राइट साइड के बॉक्स में लिखिए विलक्षण जिद्द, यानी कि बहुत ज़्यादा जिद थी उनके अंदर, एक अजीब तरह की जिद थी। और नीचे का जो बॉक्स है लास्ट वाला उसमें लिखिए अनोखी दिनचर्या, यानी कि उनकी एक अनोखी दिनचर्या के हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी जिया करते थे। अब इसमें है आ, स्टीफन हॉकिंग यांना मिळालेले पुरस्कार, इनको कौन कौन से इनामात मिले हैं हमको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले बॉक्स में हम लिखेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये एक इनाम उनको मिला है, एक पुरस्कार उनको मिला है अल्बर्ट आइंस्टाइन इनके नाम से। और दूसरा है एडम्स प्राइज़, तो हम दोनों तरफ के बॉक्स में, एक बॉक्स में लिख देंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन और दूसरे बॉक्स में लिखेंगे एडम्स प्राइज़। इस तरह से हमने इसके स्वाध्याय को सॉल्व कर लिया है। आप इसको अच्छे से अपने नोटबुक्स में लिखिए और अच्छे से याद कीजिए।